बेसिस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी कह देते हैं, ESOS भी लिख दिया जाता है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब है ऐसा ऑप्शन जो दिया गया है डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को और एम्प्लॉयज को ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉई, जो भी पद नाम हो, जो संस्था में कार्य करते हैं परमानेंट यानी कि रेगुलर बेसिस पे, उनको ये ऑप्शन दिया जाता है। और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, या तो उस कंपनी के हो सकते हैं ये डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉई, या उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी के हो सकते हैं ये, या उस कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी के हो सकते हैं ये एम्प्लॉइज, जो कंपनी अपने शेयर इनको दे रही है। इफ एनी, यदि, विच गिव्स सच डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, जो कंपनी दे रही है अपने शेयर्स इन लोगों को, द बेनिफिट और राइट टू परचेज, इन लोगों को वो कंपनी इस ऑप्शन के तहत बेनिफिट दे रही है, लाभ दे रही है, या राइट दे रही है, अधिकार दे रही है, टू परचेज, खरीदने का, और टू सब्सक्राइब, या सब्सक्राइब करने का, अप्लाई करने का, द शेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर्स को, एट ए फ्यूचर डेट, भविष्य की एक तिथि पर, एट ए प्री डिटरमाइंड रेट या प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले से तयशुदा प्राइस पे। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मान लो रिलायंस लिमिटेड में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। रिलायंस लिमिटेड ने कहा कि आज 15 जनवरी के दिन हम एक ऑफर अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं कि आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 2000 अभी 21 है, 1 साल बाद 22, 2 साल बाद 23 और 3 साल बाद 24, कंपनी ने ऑफर दिया कि 15 जनवरी 2024 को हम अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को शेयर देंगे, और उस शेयर का मार्केट प्राइस, मान लो रिलायंस के शेयर का मार्केट प्राइस अभी 2500 रुपये चल रहा है मार्केट में प्राइस। कंपनी ने कहा कि जब हम आपको 2024 में ये शेयर देंगे तो हम आपको ये शेयर केवल 1500 रुपये में ही दे देंगे, केवल 1500 रुपये में। इस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये या 100 रुपये हो सकता है। अब इन चीजों पे ध्यान दें, जरा नोटिस करें क्या कह रही है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कह रही है कि हमारे एक शेयर का फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, तो क्योंकि फेस वैल्यू से किसी को लेना देना होता नहीं है, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट में रिलायंस के इन शेयरों का जो प्राइस चल रहा है वो 2500 रुपये चल रहा है, 2500 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कंपनी आज एक आकर्षण दे रही है, एक अट्रैक्शन दे रही है अपने एम्प्लॉइज को कि अगर तुम आज 2021 है और तुम 2024 तक हमारी संस्था में बने रहोगे तो हम हर एम्प्लॉय को 500 शेयर दे देंगे, और वो जो 500 शेयर देंगे हम 1500 के रेट से दे देंगे, जबकि मार्केट में ये शेयर आज भी 2500 का है, और हो सकता है
24 तक तो ये शेयर 3000 या 4000 का भी हो सकता है, लेकिन हम आज ही तय कर दे रहे हैं कि आपको ये शेयर 1500 का मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक एम्प्लॉय को हम अट्रैक्टिव ऑफर दे रहे हैं कि तकरीबन 1000 रुपये की कीमत का अंदर तो आज की डेट में है, 3 साल बाद ये अंतर और भी ज़्यादा हो सकता है। 1000 रुपये एक शेयर है, हम पर एम्प्लॉय को 500 शेयर देंगे, तो 500 इंटू 1000 कर देंगे, यानी कि जो एम्प्लॉय टिका रहेगा इन 3 साल बाद उसको तकरीबन 5 लाख का फायदा हो जाएगा। ये एक अट्रैक्शन होता है ताकि एम्प्लॉय लंबे समय तक संस्था में टिका रहे, इसलिए ये ऑफर दिया जाता है। इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहा जाता है। इसमें शेयर्स का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। हालांकि जो एम्प्लॉय इस 3 साल के दौरान संस्था को छोड़ जाएगा उसके लिए ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। ये उन्हीं को मिलेगा बेनिफिट जो 3 साल तक बने रहेंगे। जब 3 साल तक वो बने रहेंगे तो उस समय इनको ये शेयर्स मिल जाएंगे और उस समय भी उनके पास ऑप्शन होगा, वो चाहे तो इनको खरीदेंगे और चाहे तो नहीं खरीदेंगे। अब बात आती है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इसी 2013 कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 में स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिफाइन किया गया है। तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या है इसको बारीकी से समझें, फिर हम इन दोनों का रिलेशन भी बताएंगे क्या इनमें रिलेशन है। स्वेट इक्विटी शेयर मींस ऐसे इक्विटी शेयर जो इशू किए गए हों, इशू किए जा रहे हों, दोनों बात बोल सकते हैं, प्रेजेंट में या ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, बाय ए कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, कंपनी के डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को। ऑफिसर भी एम्प्लॉय होते हैं, तो उस पर्सन में यहाँ में और यहाँ में दोनों में कोई अंतर नहीं है। फुल टाइम होने चाहिए, यहाँ भी फुल टाइम होने चाहिए लोग काम करने वाले, यहाँ भी फुल टाइम होने। डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट ए डिस्काउंट, एक डिस्काउंट पे दिए जाएं, और या तो डिस्काउंट पे दिए जाएं, जैसे यहाँ डिस्काउंट पे दिए थे, 2500 वाले का ऑफर मिल रहा था 1500 में, और एम्प्लॉइज एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसीडरेशन, या तो डिस्काउंट पे दिए जाएं या फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अन्य किसी चीज के बदले में। और वो चीज क्या हो सकती है? वो हो सकती है फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, इन एम्प्लॉइज ने, इन डायरेक्टर्स ने कंपनी को अपने ज्ञान से मदद पहुंचाई हो, और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन, या इन एम्प्लॉइज ने कोई ऐसी नई चीज दी हो कंपनी को जिससे कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल जाए, यानी कि इन एम्प्लॉइज ने कंपनी में कोई नया इनोवेशन कर दिया हो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कंपनी को मदद हो गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट करने में। अब इसका नाम चाहे अन्य कोई भी हो, कुल मिलाकर के ये लोगों की मेहनत का नतीजा है। मतलब उन लोगों ने कोई ऐसी मेहनत की है जिससे कंपनी खुश है, और उनकी मेहनत को ही स्वेट कहा जाता है, इसलिए स्वेट इक्विटी शेयर उनको नाम दिया गया। अब इन दोनों में अगर अंतर करें तो स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर हैं जो कंपनी वर्तमान में उनको दे रही है अपने एम्प्लॉइज को, चाहे डिस्काउंट पे या उनके द्वारा किए गए किसी अच्छे काम के पुरस्कार के स्वरूप, इनको स्वेट इक्विटी शेयर कहा जा सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर कोई इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है शेयर्स का, जैसे इक्विटी शेयर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, बस इनको नाम इस कारण अलग दे दिया गया है। अगर ये जो ईसॉप है इसके तहत, क्योंकि इक्विटी शेयर तो अभी तुरंत मिल जाएंगे, ईसॉप जो है, अगर ईसॉप के तहत 3 साल तक कोई एम्प्लॉय टिका रहा और उस एम्प्लॉय को ये शेयर मिल गया, तो ये शेयर भी क्योंकि उस एम्प्लॉय को डिस्काउंट पे मिला था, इस शेयर को भी हम स्वेट इक्विटी शेयर कह सकते हैं, क्योंकि ये शेयर उस व्यक्ति ने कम से कम 3 साल तक वेट दिया,
संस्था को अपना पसीना दिया और मेहनत की संस्था में, इसी वजह से उसको ये मिल पाया, तो ये भी स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। इसके अलावा भी स्वेट इक्विटी शेयर, यहाँ पे तो केवल डायरेक्टर एम्प्लॉइज की बात है, कभी कभी ये मतलब काफी ब्रॉड टर्म है कि हम स्वेट बोल देते हैं, केवल प्रोमोटर्स जो होते हैं अगर वो मेहनत करते हैं और प्रोमोटर्स को भी उनकी सेवाओं के बदले जो शेयर मिल जाते हैं उनको भी स्वेट इक्विटी शेयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाकी इसका कोई लीगल अलग से मीनिंग नहीं है, ये शेयर्स की कोई अलग कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है? राइट इशू इज एन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब राइट इशू एक ऑफर होता है, और ये किसको होता है ऑफर? ये होता है वर्तमान शेयर होल्डर्स को, जो वर्तमान में कंपनी के शेयर होल्डर हैं, टू परचेज एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। इनको भी डिस्काउंटेड प्राइस पे एडिशनल शेयर मिलते हैं। द राइट इशू इज मेड इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स एंड इज रिक्वायर्ड टू बी सब्सक्राइब्ड विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, फेलिंग विच द राइट लैप्स। एक्चुअल में ये होता ये है कि किसी कंपनी के मान लो पहले से 1 लाख शेयर इशूड हैं, तो इनके जो होल्डर्स हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब कंपनी को फिर से 50,000 शेयर इशू करने हैं, तो कंपनी पहले इन अपने पुराने शेयर होल्डर से पूछेगी कि हम जो 50,000 शेयर इशू करना चाह रहे हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो पहला हक आपका है, पहला राइट आपका है। ये लोग इस राइट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जब ये इस राइट का उपयोग करेंगे और बेनिफिट लेंगे तो ऐसे इशू को, शेयर के ऐसे इशू को राइट इशू बोला जाता है, और ऐसे शेयर्स को राइट शेयर बोला जाता है। ये शेयर हमेशा एक अनुपात में दिए जाते हैं। जैसे मान लो पुराने जो शेयर होल्डर थे उनको 1 लाख शेयर इशूड थे, अभी कंपनी 50,000 शेयर इशू करना चाह रही है, तो 1 लाख शेयर पे कंपनी 50,000 दे रही है, यानी कि अगर इसका रेशो निकालेंगे तो जिस पर्सन के पास 2 शेयर हैं पहले से, उसके हिस्से में 1 शेयर आएगा, तो कंपनी 2:1 के रेशो में शेयर देगी। जिस पर्सन के पास 2 शेयर होंगे उसको 1 मिल जाएगा, जिसके पास 10 होंगे उसको 5 शेयर मिल जाएंगे, जिसके पास 100 होंगे उसको 50 शेयर मिल जाएंगे। तो इस रेशो में सभी लोगों को ये शेयर मिलेंगे। राइट इशू एक प्राइमरी मार्केट इशू होता है, क्योंकि ये शेयर पहली बार इशू हो रहे हैं, इसलिए ये प्राइमरी मार्केट इशू है। ये ऑफर दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, आम पब्लिक को नहीं होता है। ये एक राइट होता है शेयर होल्डर का, वो चाहे तो इस राइट को ले सकता है, वो चाहे तो अपने राइट का बेनिफिट ले सकता है, वो चाहे तो राइट का बेनिफिट नहीं भी ले सकता है। इवन वो चाहे तो अपने राइट को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। राइट कैन बी ट्रांसफर किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये राइट इशू होता है। नेक्स्ट, ये कुछ टर्म्स थी जो पिछले डिस्कशन में छूट गई थी, इसलिए आज ये क्लियर कर दी। अब आगे अभी का जो टॉपिक है आज का, वो है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी ट्रीटमेंट इसका वैसा ही होता है जैसा शेयर्स का होता है। अंतर इतना है कि एक कंपनी को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शेयर इशू करती है। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट इससे पूरी नहीं होती है, उसको और पैसा चाहिए, तो कंपनी चाहे तो डिवेंचर इशू कर सकती है। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को जो कैपिटल मिलती है वो लोन कैपिटल कही जाती है, क्योंकि डिवेंचर एक लोन की भांति होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोन की तरह फिक्स होता है, और इन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को कंपल्सरीली पे करना पड़ता है। तो डिवेंचर एक लोन है जस्ट, बस अंतर इतना है कि डिवेंचर एक ऐसा डेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है, जो कोई कंपनी शेयर मार्केट के थ्रू आम पब्लिक से रेज करती है। शेयर मार्केट के थ्रू, अन्य डायरेक्ट तरीके से जाएगी तो इसी को पब्लिक डिपॉजिट भी कहा जा सकता है। लेकिन जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग करा करके डिवेंचर बेचती है तो वो डिवेंचर कहे जाते हैं। डिवेंचर है क्या? एज पर इसका वर्बल मीनिंग देखें तो डिवेंचर लैटिन वर्ड डेबेरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू बोरो। तो उधार पैसा लेने के लिए कंपनी इसको यूज करती है। वास्तव में डिवेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट या रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जो इस बात का एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने डेट लिया हुआ है, और इस
इंस्ट्रूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील लगी होती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में कंपनीज एक्ट 2013 में डिवेंचर को डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि डिवेंचर में शामिल है डिवेंचर स्टॉक, यानी कि जो डिवेंचर्स हैं वो तो डिवेंचर हैं ही, जो बॉन्ड्स हैं वो भी डिवेंचर होते हैं एज पर लॉ। इसके अलावा अन्य भी कोई इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर हो सकता है जो इस बात का एविडेंस हो कि कंपनी ने लोन लिया है। तो कंपनी का जो डेट लेने का जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा एज पर लॉ उसको हम डिवेंचर बोल सकते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये चाहे कंपनी की एसेट पे चार्ज क्रिएट करे और चाहे चार्ज क्रिएट ना करे। चार्ज क्रिएट करने का मतलब ये होता है जब कंपनी कोई लोन ले और उस लोन के बदले में अपने प्लांट को या अपनी बिल्डिंग को या किसी भी अन्य एसेट को गिरवी रख देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर एसेट पे इस लोन का चार्ज है। यानी कि अगर ये लोन नहीं चुकाया गया तो जिन लोगों ने लोन दिया है वो कंपनी की इस एसेट को जिसके ऊपर चार्ज है उस एसेट को वो लोग ले सकते हैं और मार्केट में बेचकर अपना कर्ज चुका सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब बॉन्ड क्या होता है? कानून की भाषा में बॉन्ड और डिवेंचर में कोई अंतर नहीं है, अभी हमने चेक किया। लेकिन व्यवहार में जब देखा जाता है तो जो बॉन्ड यूज किए जाते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए जाते थे बॉन्ड लोन लेने के लिए। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी लोन लेने के लिए आम पब्लिक से डिवेंचर इशू करती है, ठीक वैसे ही जब गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को लोन लेने की जरूरत होती है आम पब्लिक से, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर जैसा देते हैं पब्लिक को उसको हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड सरकार के द्वारा लिया गया लोन है, डिवेंचर किसी कंपनी के द्वारा आम पब्लिक से लिया गया लोन है। तो ये इसका व्यवहारिक अंतर हुआ। हालांकि समय के साथ परिवर्तन आया है और हुआ ये है कि अब सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बॉन्ड नाम से डिवेंचर इशू करती हैं, यानी कि बॉन्ड इशू करती हैं। इसके अलावा इनमें एक अंतर और है जो कि व्यवहारिक अंतर है। डिवेंचर जो होते हैं ज्यादातर उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से तय होता है परसेंटेज में कि 10% डिवेंचर हैं या 9% डिवेंचर हैं, जबकि बॉन्ड जो होते हैं आमतौर पर, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं मैं कह रहा हूं आमतौर पर, मैं इसके साथ भी इसको परमानेंट नहीं कह रहा हूं, डिवेंचर के साथ भी इस रेट को मैं कह रहा हूं आमतौर पर ज्यादातर। ठीक वैसे ही जो बॉन्ड होते हैं इनमें आमतौर पर ऐसा होता है कि इन पे जो रेट रहता है वो नहीं रहता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है। इन पे जो इनकम होती है इन्वेस्टर को वो ये होती है कि संस्था इस बॉन्ड को कम कीमत पे बेच देती है। जैसे मान लो कोई 1 लाख का बॉन्ड है और सरकार या सरकारी डिपार्टमेंट, और आज की डेट में तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है तो कोई प्राइवेट कंपनी वो कहती है कि भाई हम एक बॉन्ड दे रहे हैं 1 लाख रुपए का 5 साल के लिए, और ये जो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है ये हम आपको 80,000 रुपए में ही आज दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज जो व्यक्ति एक बॉन्ड खरीदेगा वो 80,000 रुपए पे कर दे, 5 साल बाद उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। जो बीच का 20,000 रुपए है ये पर्सन के लिए इनकम होगी। ये एक और अंतर है बॉन्ड में और डिवेंचर में। हालांकि फिर से अब मैं कहूंगा कि एज पर लॉ ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। कोई डिवेंचर भी विदाउट इंटरेस्ट इशू हो सकता है जैसे ये बॉन्ड की मैंने बात कही, और कोई बॉन्ड भी कूपन रेट के साथ इशू हो सकता है जैसे ये डिवेंचर पे इंटरेस्ट था। कूपन रेट इस रेट को कहते हैं जिस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाना है बॉन्ड पे या डिवेंचर पे। आगे नेक्स्ट टर्म आती है, यहीं से एक क्वेश्चन का जवाब हो जाता है। कई दफे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जीरो कूपन डिवेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन डिवेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन डिवेंचर दोनों कुछ भी हो सकता है। उस डिवेंचर या उस बॉन्ड को कहते हैं जिस बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है, यानी कि जो कूपन रेट है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो जीरो है, वो दिया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो मुफ्त में इशू हो रहा है, कोई जीरो नहीं है उस पे इनकम। उस पे इनकम ये है जो इशू प्राइस और मैच्योरिटी प्राइस की अभी हमने बात की कि 80,000 रुपए में इशू हो रहा है 1 लाख का बॉन्ड, तो आपको जब मिलेगा जब 1 लाख मिलेगा, लेकिन अभी आपको पैसा जो जमा करना है वो 80,000 करना है, तो जो 20,000 है वो इनकम है। इनकम है, यही इंटरेस्ट भी है इसकी बॉन्ड की या डिवेंचर की, लेकिन क्योंकि इस पे कूपन रेट नहीं था इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोल दिया जाता है। एक और टर्म यूज की जाती है डीप डिस्काउंट बॉन्ड।
तो जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं वो भी जीरो कूपन बॉन्ड को ही बोला जाता है। इनको डीप डिस्काउंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पे जो डिस्काउंट है वो काफी डीप रहती है। जैसे 80,000 रुपए का जो डिस्काउंट है, तो जब कुछ ज्यादा डिस्काउंट दिखती है तो उसको डीप डिस्काउंट बोल दिया जाता है। वैसे जीरो कूपन बॉन्ड ही डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहलाते हैं। अब डिवेंचर के टाइप कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे जितना भी अब आगे डिस्कशन चलेगा वो डिवेंचर या बॉन्ड दोनों के लिए एक ही होगा, क्योंकि एज पर लॉ दोनों एक हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग इनके टाइप हो सकते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिवेंचर सिक्योर्ड हो सकता है और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिवेंचर वो होगा जो किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट करेगा, यानी कि जिस डिवेंचर के बदले में कोई एसेट गिरवी होगी उससे सुरक्षित रहेगा। अनसिक्योर्ड डिवेंचर वो होगा जो डिवेंचर किसी भी एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं करेगा, यानी कि अगर वो लोन नहीं चुकाया जाता है तो कोई ऐसी फिक्स एसेट ईयर मार्क नहीं की है कंपनी ने कि अगर आपका लोन नहीं चुकाया जाए तो इस एसेट को आप ले लेंगे। तो ऐसे डिवेंचर नेक्ड डिवेंचर या अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहे जाते हैं। इनको नेक्ड डिवेंचर भी कहते हैं। टेनोर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 ईयर यानी कि पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जिनका कुछ समय के पश्चात रिडेम्पशन होना जरूरी है, यानी कि उनका पैसा रिटर्न करना जरूरी है। मतलब ऐसे डिवेंचर कंपनी 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए इशू कर सकती है। इतने दिन का लोन लेगी, बाद में इस पैसे को वापस करती है। इरिडीमेबल डिवेंचर उन डिवेंचर को कहेंगे जो एक बार अगर इशू कर दिए तो कंपनी उस पैसे को अपने लाइफ टाइम तक यूज करेगी और ब्याज हमेशा देती रहेगी। इनका पैसा कभी वापस नहीं किया जाता है, केवल तभी वापस किया जा सकता है जब कंपनी ही बंद हो जाएगी। हालांकि इंडिया में नया एक्ट आने के बाद इरिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टिबल डिवेंचर हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं। कन्वर्टिबल डिवेंचर ऐसे डिवेंचर्स को कहते हैं जो डिवेंचर्स कुछ समय के पश्चात शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर वो होते हैं जिनको बाकी किसी सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है और इनका रिडेम्पशन ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला एक क्लासिफिकेशन है कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर हो सकते हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे कि 9% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं। जब ऐसा रेट दिया होता है तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट। जीरो कूपन रेट हो सकते हैं जब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो। नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर रजिस्टर्ड हो सकते हैं और बीआरआर हो सकते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर उन डिवेंचर्स को कहा जाएगा जिनके केस में कंपनी ये प्रोविजन करती है कि जो लोग इन डिवेंचर्स को खरीदेंगे उन लोगों का नाम कंपनी अपने यहाँ रजिस्टर में लिखेगी। तो रजिस्टर में जब नाम लिख लेगी कंपनी तो ऐसे डिवेंचर रजिस्टर्ड डिवेंचर कहे जाते हैं। बीआरआर डिवेंचर ऐसे डिवेंचर होते हैं जिनको कंपनी इशू कर देती है और कंपनी जो डिवेंचर होल्डर होते हैं कंपनी के उनका नाम अपने किसी रजिस्टर में रिकॉर्ड करके नहीं रखती है। तो ऐसे डिवेंचर्स का फायदा इन्वेस्टर्स को ये होता है क्योंकि उन डिवेंचर्स का नाम कंपनी के पास है तो है नहीं डिवेंचर होल्डर का, तो एक डिवेंचर होल्डर किसी अन्य को आसानी से केवल डिलीवर करके ही उसको ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है। नेक्स्ट होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स के केस में अब डिवेंचर इशू हो सकते हैं एट पार पे शेयर की तरह, एट प्रीमियम पे हो सकते हैं और खास बात यह है कि डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। डिवेंचर इशू हो सकते हैं कंसीडरेशन फॉर अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा अन्य किसी चीज के बदले में, जैसे किसी एसेट के बदले में भी इशू हो सकते हैं और कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी इशू हो सकते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि डिवेंचर्स को हम एक जमानत के तौर पे भी रख सकते हैं। हमें किसी बैंक से लोन लेना है और बैंक कह रहा है कि अपनी कोई सिक्योरिटी दो, तो हम अपने डिवेंचर्स को भी एज ए सिक्योरिटी दे सकते हैं। हालांकि कोलेटरल जब बोला जाता है तो इसका मतलब होता है एडिशनल, यानी कि जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम एक सिक्योरिटी तो मेन यानी कि प्राइमरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग है, आप इसको अपने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक अपना रख ले, सिक्योरिटी पे तौर पे हम अपनी बिल्डिंग के कागजात जमा करा देंगे कंपनी के बैंक के पास। बैंक ने कहा कि हम आपकी इस प्राइमरी सिक्योरिटी से सेटिस्फाई नहीं है, कुछ और भी आप दीजिए,
तो अब हम एक एडिशनल सिक्योरिटी देंगे यानी कि सेकेंडरी। तो हम सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे अपने डिवेंचर्स का इशू कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर्स को सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे किसी बैंक के पास रख देते हैं लोन के सुरक्षा के एवज में, तो ऐसे डिवेंचर कहे जाते हैं डिवेंचर्स इशूड ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका बिल्कुल शेयर्स जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर केवल होता है कि यहाँ पे जब पैसा आता है हमारे पास एप्लीकेशन का तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और जहाँ पे हम पहले शेयर एप्लीकेशन लिखते थे उसकी जगह अब डिवेंचर एप्लीकेशन लिख लेते हैं। अगर सारा पैसा हमने एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगा लिया है एप्लीकेशन पे ही, तब ज्वाइंट अकाउंट बनाया जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और जब इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर अकाउंट में तो एंट्री कर देते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह केवल डिवेंचर हो जाता है और शेयर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाता है। बाकी एंट्री करने का तरीका एकदम वही है, इसलिए इनको तेजी से कर सकते हैं। पिछला जो टॉपिक था ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है। अगर हम इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, जैसे शेयर एप्लीकेशन होता था, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, शेयर कैपिटल की जगह यहाँ पे केवल डिवेंचर लिखना होगा। अलॉटमेंट मंगाएंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा जब आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर बाकी और इंस्टॉलमेंट भी हैं यानी कि अलॉटमेंट के बाद भी हमने कोई कॉल की है तो अब जितनी भी कॉल होंगी तो तरीका शेयर जैसा ही रहेगा, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अगर पहली कॉल है तो लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिवेंचर, अगर सेकंड कॉल है तो डिवेंचर सेकंड कॉल डेबिट टू डिवेंचर, और अगर ये फाइनल कॉल है तो डिवेंचर कॉल अकाउंट डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जब पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड कॉल, फाइनल है तो फाइनल कॉल, और फर्स्ट ही फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल लिख दिया जाएगा। वही शेयर वाला रूल यहाँ पे होगा। डिवेंचर इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे भी। डिस्काउंट का मतलब है जब नॉमिनल वैल्यू से कम पे डिवेंचर इशू किया जाए। अब ये जो डिस्काउंट होगा ये कंपनी के लिए क्योंकि लॉस हो जाएगा। अगर कंपनी अपना 100 रुपए का डिवेंचर आम पब्लिक को 90 रुपए में बेच रही है तो कंपनी के लिए ये 10 रुपए का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस। अब इस लॉस को राइट ऑफ किया जा सकता है या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी कि स्टेटमेंट एंड P&L में ही हम इसको खर्च मान लेंगे 10 रुपए को और वहां से राइट ऑफ कर देंगे, या आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऐसी ही सिक्योरिटी से लिया गया एक कैपिटल गेन होता है और ये एक कैपिटल लॉस है। तो अगर किसी कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो उसमें से ही पहले इस लॉस को राइट ऑफ किया जाना चाहिए डिस्काउंट को, और अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तब इसको राइट ऑफ किया जा सकता है स्टेटमेंट ऑफ P&L से बाकी एक्सपेंसेस की तरह फाइनेंस कॉस्ट मान करके। इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है डिवेंचर्स पे डिस्काउंट को लेकर के। जैसे शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। डिवेंचर प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, तो ये शेयर की तरह ही है। जब नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पैसा कंपनी लेती है तो प्रीमियम पे इशू कहते हैं, और प्रीमियम जो आता है वो कैपिटल गेन होता है और उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में रखा जाता है। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर्स का इशू कैश के अलावा अन्य किसी चीज के बदले में भी हो सकता है। जब अन्य किसी चीज के बदले में होगा तो एंट्री होगी जो सामान खरीदा जाएगा वेंडर से, पहले उसकी एंट्री होगी ऑन परचेज ऑफ एसेट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स खरीदा वेंडर से, जब वेंडर को हम ये डिवेंचर देंगे तो ये डिवेंचर एट पार पे दे सकते हैं, एट पार पे देंगे तो वेंडर डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएगा। ये डिवेंचर हम एट प्रीमियम पे दे सकते हैं, जब प्रीमियम पे देंगे तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट पे प्रीमियम पे देंगे तो वेंडर डेबिट डिवेंचर डेबिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। जैसे वेंडर से मान लो हमने 100 रुपए की कोई एसेट खरीदी, 110 की मान लो कोई एसेट खरीदी और हम उसको प्रीमियम पे डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर 100 रुपए का दे देंगे और 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। ठीक ऐसे ही डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो वेंडर डेबिट जितने रुपए का सामान खरीदा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट और टू डिवेंचर्स अकाउंट।
इसके अलावा डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में भी इशू किया जा सकता है। कोलेटरल सिक्योरिटी जैसा भी डिस्कस किया कि ये सहायक प्रतिभूति, सहायक यानी कि द्वितीय प्रतिभूति भी कह सकते हैं। एक बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक वाले अगर हमसे कहें कि आप कोई एसेट गिरवी रखो, हमने कहा हम अपने प्लांट को गिरवी रख रहे हैं और बैंक वालों ने कहा कि प्लांट को तो आप गिरवी रख रहे हो लेकिन प्लांट पूरी तरह से हमारे लोन को सिक्योर कर नहीं रहा है, तो कोई एक और सिक्योरिटी लाइए। अब इस और सिक्योरिटी यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे कोई कंपनी अपने डिवेंचर्स को रख सकती है सिक्योरिटी के तौर पे। ऐसे केस में डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया गया माना जाता है। जर्नल एंट्री, इसके दो तरीके हैं ऐसे केस में जर्नल एंट्री करने के। जो पहला मेथड है वो ये कहता है कि ऐसे डिवेंचर्स को रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिवेंचर कोई रियल इशू नहीं है, इनके बदले में कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा, ये तो केवल जमानत के तौर पर रख दिए हैं, तो इनकी कोई एंट्री नहीं होती है। हालांकि बैलेंस शीट में जब हम लोन को दिखाते हैं, लोन मतलब जो लोन हमने लिया है, जिस लोन के बदले में इनको सिक्योरिटी रखा है, उस लोन को जब दिखाते हैं तो उस लोन के नीचे एक नोट लिख दिया जाता है कि ये लोन सिक्योर्ड है डिवेंचर से कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे। सेकंड केस जो है उसमें एंट्री बनेगी इसमें, और सेकंड केस में एंट्री क्या बनेगी, जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि ये रियल इशू नहीं है इसलिए अगर एंट्री करनी ही है तो हम इस तरीके से एक एंट्री कर सकते हैं, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट।